नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी आरएसएस पर गांधी के परपोते के बयान से मचे बवाल की, बिहार चुनाव में बीजेपी के नए दांव की, देखेंगे होली और जुमे को लेकर योगी प्रशासन के इंतजाम को, किसानों पर महाराष्ट्र सरकार के कबूलनामे पर मचे घमासान को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे भ्रष्टाचार मामले में अडानी की बढ़ती मुश्किलों को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में, ये गंभीर समस्या एक सिस्टमेटिक फेलियर। केंद्र और तमिलनाडु में गहराया भाषा विवाद, सीएम एम के स्टालिन ने राज्य बजट से रुपये का प्रतीक चिन्ह हटाया। ट्रायल लैंग्वेज के मुद्दे पर केंद्र और स्टालिन आमने सामने। संभल जामा मस्जिद की पुताई के लिए पहुंची एएसआई की टीम, पुताई के काम की निगरानी करेगी। बीते दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था रंगाई पुताई का आदेश। एआईसीसी मुख्यालय में हुई कांग्रेस की अहम बैठक, भूपेश बघेल ने की अध्यक्षता। 2027 के होने वाले चुनाव को लेकर बनाई नई रणनीति। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बीजेपी आरएसएस आमने सामने, संघ का अल्टीमेटम पार्टी ने इग्नोर किया। जेपी नड्डा को 40 दिन का दिया एक्सटेंशन। बीजेपी और आरएसएस देश में कैंसर फैलाने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी आरएसएस ने तुषार गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के मौजूदा हाल को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल कर रही हैं। त्योहारों को लेकर सांप्रदायिक तनाव और विशेष समुदाय को निशाना बनाए जाने के मुद्दे पर बीजेपी सड़क से संसद तक चौतरफा गिरी हुई है। इसी कड़ी में अब महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि बवाल मच गया। तुषार गांधी ने कहा कि आरएसएस इस देश में कैंसर फैला रहा है। दरअसल तुषार गांधी बुधवार 12 मार्च को तिरुवनंतपुरम जिले के नेट्टिकारा में गांधीवादी नेता गोपीनाथन नैयर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि राष्ट्र की आत्मा कैंसर से पीड़ित है और संघ परिवार इसे फैला रहा है। तुषार की इस टिप्पणी के बाद आरएसएस और बीजेपी बुरी तरह भड़क उठी। उनके कार्यक्रम के दौरान ही आरएसएस कार्यकर्ता नाराज हो गए और तुषार गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और उनसे माफी तक की मांग कर दी। हालात तो ये हो गए कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद तुषार गांधी अपने बयान पर अड़े रहे और वहां से जाने से पहले गांधी की जय के नारे लगाए। इस दौरान टकराव की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन तुषार गांधी लगातार गांधी अमर रहे और आरएसएस मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते रहे। बापू के परपोते के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने बीजेपी आरएसएस के साथ साथ लेफ्ट सरकार को भी निशाने पर लिया। सुधाकरन ने कहा कि बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं के इस कृत्य से धर्मनिरपेक्ष केरल का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस को गोडसे का भूत सता रहा है। जो लोग गांधी जी और धार्मिक ताकतों का मजाक उड़ाते हुए गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, उनके लिए केरल की धर्मनिरपेक्ष धरती पर कोई जगह नहीं। केरल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ये कहने में क्या गलत है कि संघ परिवार जिन देश की आत्मा को संक्रमित कर दिया है, वो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा है। इस घटना के बाद केरल की राजनीति में हलचल तेज हो गई। बीजेपी और आरएसएस समर्थक इस बयान को लेकर आक्रामक है, वहीं कांग्रेस और वामपंथी दल इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस विवाद का असर आगे क्या होता है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों में बयानबाजी और रस्साकशी का दौर बढ़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने राज्य में जीत का परचम लहराने के लिए नई रणनीति तैयार की है, जो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के बड़े प्लान के तौर पर देखी जा रही है। तो बिहार को साधने के लिए क्या है बीजेपी का नया दांव, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एनडीए सहयोगियों के साथ 22 मार्च को बिहार दिवस देश भर में धूमधाम से मनाने की योजना बनाई है। इससे बिहारी अस्मिता और गौरव का बखान जोरों शोरों से किया जाएगा और इस तरह एक बार फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करने वाली बीजेपी बिहार दिवस के बहाने बिहार में पेट को मजबूत करने की कवायद में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता भी इस जश्न का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा अमित शाह 27-28 मार्च को बिहार का दौरा भी कर सकते हैं, जो कि कई कारणों से काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह से पहले पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने बड़ी योजना के साथ बिहारियों को साधने की रणनीति तैयार की है, जो कि 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलने की उम्मीद है। इन कार्यक्रमों में बिहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। बिहार के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और इन सब के इतर इस आयोजन में एनडीए सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया जाएगा। बीजेपी नेताओं को निर्देश दिया गया है कि हर कार्यक्रम में कम से कम 1000 बिहारी मूल के लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर आयोजन को भव्य बनाकर बिहार के वोटरों को रिझाने की कोशिश होगी। ये बीजेपी की एक रणनीति है, जिससे वो बिहारी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है।
देखना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर ये उसके लिए एक राजनीतिक दांव साबित होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार दिवस के बहाने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। एक तरफ नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। होली और जुमे की नमाज पर उत्तर प्रदेश में सियासत जारी है। विवादित और नफरती बयान देकर योगी का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। राज्य के सभी जिलों के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। तो होली और जुमे को लेकर क्या है योगी सरकार का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। संभल की पुलिस सीओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद संभल की होली पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। ऐसे में एक तरफ जहां तनाव की आशंका के मद्देनजर जिला और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था टाइट करने में जुट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की विवादित बयानों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। और इन्हीं बयानों और विवादित बोल के चलते बीजेपी की डबल इंजन सरकार में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच यूपी पुलिस प्रशासन ने कई अहम फैसले किए, जिनमें सबसे पहला है सुरक्षा का हवाला देते हुए राज्य के कई इलाकों की मस्जिदों को तिरपाल या कपड़े से ढक दिया गया। तो वहीं किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए जिले की मस्जिद कमेटियों ने जुमे की नमाज का वक्त बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विवादित बयान देकर बीजेपी किस फिराक में लगी हुई है। क्या जानबूझकर किसी अप्रिय घटना की प्लानिंग योगी की पुलिस प्रशासन करने में जुटा हुआ है? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में संभल और बहराइच में हुई दंगों में यूपी की योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सीधे आरोप लगाए गए थे। कई स्टिंग ऑपरेशंस में भी योगी के पुलिस प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया गया था। गौरतलब है कि शुक्रवार 14 मार्च को होली और रमजान के जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है, जिस पर यूपी, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जबरदस्त सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी बटालियन के साथ 27 त्वरित प्रतिक्रिया यानी कि क्विक रेस्पॉन्स टीम तैनात की गई है। होली जुलूस के रास्ते पर स्थित सभी मस्जिदों को विशेष सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। प्रशासन ने मस्जिदों की दीवारों को बड़े पाइप और सफेद प्लास्टिक शीट से ढकने का इंतजाम भी किया है ताकि किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। कहा जा रहा है कि सुरक्षा की निगरानी के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगाए गए और होली के दिन अतिरिक्त 100-150 कैमरे और लगाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रहा है। शहर के 6 जोन और 29 सेक्टरों में बांट दिया गया है, जिनमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। बताते चले संभल के सीओ अनुज कुमार चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए मुस्लिम लोगों को घरों के अंदर रहने का विवादित बयान दिया, जिसके बाद माहौल सांप्रदायिक होता चला गया। बहरहाल अब देखना होगा कि योगी सरकार का पुलिस प्रशासन हालात पर काबू पाने में कितना सफल हो पाता है। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल सरकार ने किसानों की आत्महत्या की खतरनाक दर को खुद स्वीकार किया है। राज्य सरकार ने माना कि बीते 56 महीनों में हर रोज औसतन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि बेहद चौंका देने वाला आंकड़ा है। इस पर बीजेपी सरकार निशाने पर आ गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बुरी तरह घिरी केंद्र की मोदी सरकार अब महाराष्ट्र में भी फंसती नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में किसानों की आत्महत्या की खतरनाक दर को स्वीकार किया है। सरकार ने माना कि बीते 56 महीनों में हर रोज औसतन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा विधान परिषद के बजट सत्र में किसानों की आत्महत्या पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुआ। इस आंकड़े ने महाराष्ट्र में किसानों की दुर्दशा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब पहले ही बीजेपी पर किसान विरोधी होने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सरकार का एक कबूलनामा बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। बता दें, महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधान पार्षद शिवाजी राव गर्जे की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। जाधव ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती रीजन में किसानों की आत्महत्या की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। इतना ही नहीं, मंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मराठवाड़ा रीजन में 952 किसानों ने आत्महत्या की, अकोला में 168, वर्धा में 112, बीड में 205 और अमरावती रीजन में 1069 किसानों ने आत्महत्या की। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 के बीच छत्रपति संभाजीनगर रीजन में 952 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से 707 सहायता पाने के लिए पात्र थे, लेकिन 433 मामलों में ही मदद मिल सकी। बीड जिले में 167 मामलों में सहायता को मंजूरी दी गई और 108 मामलों में वित्तीय सहायता दी गई। ऐसे में खुद सरकार के कबूलनामे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई किसानों की हालत बीजेपी सरकार में क्या है। बता दें, विपक्ष इस मुद्दे पर पहले ही मोदी सरकार पर सवाल खड़े करता रहा है। हाल ही में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में किसानों की आत्महत्या और एमएसपी का मुद्दा उठाया था। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने मोदी के अमृतकाल को विषकाल तक कहा था। महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार के इस दावे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा,
जब मुख्यमंत्री और उनकी सरकार वीवीआईपी, हवाई अड्डों और औरंगजेब जैसे बेहद जरूरी मुद्दों में उलझी हुई है, तब महाराष्ट्र के किसान हर दिन आत्महत्या करने को मजबूर है। राज्य में हर रोज 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार की मुश्किलें महाराष्ट्र में भी बढ़ती नजर आ रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल अमेरिकन रेगुलेटर के अनुरोध पर भारत के केंद्रीय विधि मंत्रालय ने गुजरात की कोर्ट से गौतम अडानी को समन भेजने का आग्रह किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धोखाधड़ी और रिश्वत से जुड़े मामलों में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल अडानी को गुजरात की कोर्ट से समन भेजने के लिए अमेरिका ने केंद्र पर दबाव बनाया है, जिसके बाद कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात की एक अदालत से गौतम अडानी को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC द्वारा दायर मुकदमे में समन करने का अनुरोध किया है। गौतम अडानी पर यह कार्रवाई हैग संधि के तहत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों की तामील में सहयोग की अनुमति देती है। बता दें, अमेरिकी कोर्ट का यह समन गौतम अडानी की कथित रिश्वतखोरी के मामले में है। इस संबंध में 1 महीने पहले भी अमेरिका ने भारत सरकार से मदद मांगी थी। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में बताया कि रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को नोटिस देने के लिए कोशिश की जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार पर अमेरिका से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। गौतम अडानी पर यह मुकदमा न्यूयॉर्क की पूर्वी जिले में संघीय अभियोजकों के साथ अमेरिकी रेगुलेटर प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने दायर किया था। बताते चले, बिजनेसमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को धोखाधड़ी से हासिल किया। ये प्रोजेक्ट पाने के लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपए रिश्वत देने का प्लान बनाया था। इस मामले में 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया था। इस बीच अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने के बाद ये कयास लगाए गए कि अडानी पर कानूनी कार्रवाई में देरी होगी और भारत में इसका प्रचार भी किया गया कि अडानी को अमेरिका से राहत मिल गई। लेकिन वहां अडानी पर मुकदमा अपनी रफ्तार में चल रहा है, जो अडानी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार SEC की इस कार्रवाई पर क्या रुख अपनाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।